का वजीर आजम ने 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है, कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे, लेकिन अगर देते भी है तो फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है। वोट की इज्जत की सियासत करे, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़े। 3 दफा सिलेक्ट हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए। पूछना शुरू हो गया कि मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों निकाला, कहते कहते लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंच गए। नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं मिला, और जो नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। वो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर इस वक्त नून लीग की जानिब चलता दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जलसे से खिताब में कहा मियाँ साहब 3 बार सिलेक्ट हुए और तीनों बार सिलेक्टर के साथ लड़कर उन्हें घर जाना पड़ा। 16 माह तक इकट्ठे हुकूमत रहने वाले बिलावल भुट्टो नून लीग से इतने खाइफ क्यों हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने भी आज जलसे से खिताब किया, लेकिन जलसे में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कोई बात नहीं की और उनकी तनकीद रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं फरदोस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रजेंट करेंगे। जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं शहजाद सईद चीमा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चीमा साहब, आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइएगा इकट्ठे हुकूमत भी की, आज बिलावल साहब ने 29 मिनट की तकरीर में 22 मिनट तक मियाँ साहब पर तनकीद की। ये इतने गुस्से की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। गुस्सा नहीं है, हकाइक पे रोशनी डालना, तारीख के औराक को देखना, पढ़ना और शेयर करना कतन गुस्सा नहीं है। और कोई इतनी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मियाँ साहब एंड हिज पार्टी, कोई इतनी मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसपे अगर किसी को बुरा महसूस लगे। हकाइक पे मबनी थी और उसमें बड़ा सिंपल था कि मतलब एक छोटी सी एग्जांपल उसकी दे देता हूँ कि 2013 के इलेक्शंस में पोलिंग मुकम्मल हो गई 5 बजे शाम को, और 6:30 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर ऑन कैमरा आकर एक ये डिमांड कर रहे हो कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, तो किससे डिमांड कर रहे थे? अब ये सारी चीजें देखें, हम सारे पॉलिटिकल वर्कर और पूरा पाकिस्तान पॉलिटिकली इतना चार्ज और इतना फेमिलियर हो चुका है इन सारे मामलात से, इन प्रोसीजर से, क्योंकि जब से किसी बच्चे ने आंख खोली पाकिस्तान में तो सियासी तारीख में उसने मैनेजमेंट का लफ्ज जरूर देखा, सुना और भुगता। तो चेयरमैन ने अगर ये बात की कि यार अवाम के थ्रू रास्ता है पार्लियामान का, अवाम ताकत का सरचश्मा है और उसके थ्रू मूव करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे आके हम ये महसूस करें या अपनी इस पे तकलीफ का इजहार करें। इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमेना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, गुस्से का नहीं है। हम जहां तक 16 माह साथ रहे, अपनी अपनी जिम्मेवारियां थी। 16 माह के इस सियासी इश्तराक की बुनियादी वजह मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए था। हमारे जिम्मे खारजा पॉलिसी आई, हमने जितना 4.25 साल का लगा हुआ बदनुमा धब्बा पाकिस्तान की रियासत पे इंटरनेशनली था, मेरा चेयरमैन तो दिन रात मेहनत करके हर मुल्क में जाके तो क्लैरिफाई करता रहा। पाकिस्तान की रियासती स्याही जो कि मल दी गई थी घर से, अंदरून से, साबका हुकूमत ने उसको सफेदी में बदलने की कोशिश करते रहे।
खारजा सतह पे सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते रहे और पाकिस्तान के न सिर्फ हमसाया ममालिक एक को छोड़कर बाकी तो पूरी दुनिया में चेयरमैन साहब ने अपना पूरा हक अदा किया अपने स्टेट्समैन होने का और पाकिस्तान की स्टेट का एक नौजवान वजीर खारजा होने के हवाले। बस आप अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन एक मुश्तरका हुकूमत थी। अब जो सूरत हाल है आप तनकीद कर रहे हैं लेकिन नून लीग कोई जवाब नहीं दे रही। आज मरियम साहिबा ने 18 मिनट की जो है तकरीर की लेकिन नाम तक नहीं लिया उन्होंने पीपल्स पार्टी का। जी उन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया। उसमें मतलब नाम लेने में सियासी गुफ्तगू है, तकरीर है, जलसा है। अगर वो नाम ले भी लेते तो सर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, एक हिस्सा है। हमारी सैक्रिफाइसेस हैं जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, आइन को दोबारा अपनी असल शक्ल देने की खातिर। आइन क्या है? आइन अवाम की फलाह का एक नुस्खा है। तो हम तो सर उसके साथ खड़े रहे। अगर वो जवाब देना कभी भी पसंद करें, मरियम साहबा ने नहीं किया। चले ये राना साहब से जवाब ले लेते हैं। राना साहब ये बता दें कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी मांग रहे हैं लेकिन वो देने वाले कह रहे हैं कहां से दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मांग नहीं ले, हम लेंगे इंशाल्लाह। और देखें पीपल्स पार्टी जो है मुझे तो लगता है इनके पास और कोई बात ही नहीं है। पहले जब ये 16 माह की हुकूमत थी तो बिलावल साहब थकते नहीं थे तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, और कहते थे ये बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है और क्या कुछ नहीं तारीफ़ों के पुल बांधते थे। लेकिन अब क्योंकि मद्दे मुकाबिल हैं और मुकाबला है इलेक्शन के अंदर, और लग ऐसे रहा है कि पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान से भी छुट्टी हो गई है, KPK से भी छुट्टी हो गई है, कराची हैदराबाद से भी छुट्टी होगी और इंशाल्लाह इंटीरियर सिंध में भी इनको धचका पहुंचेगा। पंजाब से तो पहली छुट्टी हुई है। तो तकलीफ में है, बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि बिलावल के वालिद साहब जरदारी साहब ने भी कहा था कि अभी अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन फिर उनको ये खदशा था कि नाराज़ ना हो जाएं, तो मेरे ख्याल से फिर उनको रोका नहीं। तो आज भी वो जो है उसी तर्ज के ऊपर चले हुए हैं। जबकि जरदारी साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें की थी कि पंजाब के अंदर जो केयर टेकर हैं चीफ मिनिस्टर, वो आज भी उनके बेटों की तरह हैं और वहाँ कोई मसला नहीं है। और जिन लोगों को मसला लगता है उनको कुछ भी नहीं पता। और जहाँ तक बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो वो तो ये लाडले हैं, बकौल MQM के सिंध में ये लाडले हैं। तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ तो चलती रहती हैं। जहाँ तक PMLN का मौक़िफ़ है, देखिए हम तो वोट को इज्जत दो पे खड़े हैं। हमें ना किसी की मावनत की ज़रूरत है, हमें ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि अवाम ने वोट डालने हैं और अवाम का नुमाइंदा आगे आना चाहिए है और हम अवाम के पास ही जाएंगे। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर जाएंगे। हमें ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, मावनत की ज़रूरत है, ना हम किसी की तरफ। बिलावल साहब कहते हैं कि 3 बार आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, एक बार इलेक्ट होकर दिखाएं। ये चैलेंज दिया उन्होंने आपको। देखिए हम हर दफ़ा ये इलेक्ट हुए और हम ही वो जमात हैं जिन्होंने कोशिश की कि जमहूरियत को स्पेस मिले, जिन्होंने मुशर्रफ से भी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में कोई हमारा साथ नहीं दिया गया। हमने अकेले लड़ी और जब जहाँ तक उनकी केसेस थे उसको भी हमने अकेला भुगता और उसके रिपरकशंस भी हमने भुगते। तो हमने तो हमेशा पॉलिटिकल स्पेस की जंग लड़ी है, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और आज भी हम उसके साथ खड़े हैं। जहाँ तक बात है सिलेक्टेड होने की, तो वो शायद PTI के ऊपर ज़्यादा वो हो जो कि जिन्होंने 26 साल की जद्दोजहद की और उसके बाद धरने से लेके RTS बिठाने तक का सफ़र फिर देखा लोगों ने, और उसके बाद भी जो मामलात जिस तरीके से 3.5 साल इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पे और जुडिशरी के बलबोते पे हुकूमत चलाई, यहाँ तक कि असेंबली के जो बिल भी थे वो उनके कहने पे पास होते थे, कोalition पार्टनर्स को भी उनको चलाते थे। तो हम तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, हम तो जमहूरियत में बिलीव करते हैं, जमहूरी स्पेस में बिलीव करते हैं। और आगे भी देखें, हमने तो मरियम नवाज ने भी क्लियर किया कि जहां एक तरफ आप अदालतों के अंदर केसेस भुगत रहे हैं, एक तरफ से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मियां नवाज शरीफ के साथ हुई, जो उनका रगड़ा निकाला गया और वो बेगुनाह थे हर लिहाज से, वो तो अभी भी क्लियर, अभी भी अदालतों में जा रहे हैं। तो इनको लेकिन ये आप गुफ्तगू कर रहे हैं, नकवी साहब मुस्कुरा रहे हैं इतनी देर से कि आप दोनों जमातें 16 माह एक साथ थी,
और अब एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं। अब नकवी साहब आप बता दें, मुस्कुरा रहे हैं और बाकी ये पूरा मामला नूरा कुश्ती लग रहा है आपको दोनों जमातों के माबैन जो हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, पर अब किसी बात पर नहीं आती। कैसी आंखों के आगे धूल झोंकी जा रही है। क्या ये दोनों सच कह रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के अवाम को इतना ही बेवकूफ समझते? इस वक्त दोनों का बयान एक एक करके ले लें। मेरे PMLN के साथी ने बिल्कुल सही किया, बिलावल ने बिल्कुल तारीफें करते थे, डिनाई नहीं किया जा सकता। ये भी है कि 250 करोड़ रुपए भी खर्च किए इस गरीब मुल्क के, और अफगानिस्तान जिधर हमारे सबसे ज्यादा मसाइल है एक दफा वहां नहीं गए। पता नहीं वो भारत का जिक्र करना चाह रहे थे या अफगानिस्तान का, जो एक मुल्क का उन्होंने जिक्र किया कि जहां नहीं गए, और वहां जो कुछ हासिल हुआ वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात वाजे है कि बिलावल इतने असूली आदमी हैं कि उन्हीं ने लॉन्ग मार्च की थी 9% महंगाई से ऊपर होने पर, और 15 रुपए के पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे उन्होंने कहा था कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। पता नहीं, शायद उन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया था या आंखों पे पट्टा बांध लिया था कि महंगाई हो गई 40%, और एक सिंगल टाइम में 51 रुपए भी बढ़ाई, और पेट्रोल की कीमत 314 रुपए तक गई 151 से। बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई, और इस 16 माह के अंदर नेट परफॉर्मेंस वाज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। ये इतने अनाड़ी लोग थे, इनको ये नहीं नजर आ रहा था कि PTI ने एक इनके लिए खड्डा खोदा हुआ है बकौल इनके, और इन्हें मुल्क को निकाला। भाई आप आते ही इलेक्शन करा लेते। इससे कि जब हम छोड़ के गए थे 17 बिलियन था खजाने में, और मुसलसल 2 साल से 6% ग्रोथ थी। आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इससे कि आपको NRO चाहिए था, इससे कि NRO के बगैर काम नहीं चल रहा था। वो NRO हासिल करने में 16 माह से ज्यादा लग गया। वो जो बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त कर रहे हैं कि उन्होंने आज तक कभी किसी की सपोर्ट तो ली नहीं। पता नहीं जनरल जिलानी फजूल में बदनाम हुए में, और मेरे ख्याल से वो जो आंसू बहाए जा रहे थे किसी की मौत पे, और बकायदा कहा जा रहा था वो जनरल जियाउल हक की गोद में तो पले ही नहीं कभी, और उसके अलावा कभी साजिश भी नहीं की। बार बार 2.5 साल के बाद हुकूमतें आती जाती रहीं। और ये बात भी सब दुरुस्त है कि पाकिस्तान के साथ साथ जो ममालिक आज़ाद हुए थे, जिसमें हिंदुस्तान है, इंडोनेशिया है, चाइना है, मलेशिया है, वो सब हमसे पीछे। नकवी साहब थोड़ा मुस्तकबिल पे आ जाए। ये बताएं कि अब दोनों जमातें आपस में लगी हैं, आपको क्या 12वां खिलाड़ी समझ रहे हैं? आप पर बात ही नहीं कर रहे। सर वो ये जो चाहे समझ ले, हमें एक बात पता है, हमें जो बात पता है वो हम जबान से कहेंगे नहीं। इससे कि जितना हम कहेंगे उतनी सख्ती हम पे बढ़ जाएगी। हम कहते हैं हम तो खत्म, इलेक्शन पे आने तो दो, हमें खड़ा तो होने दो, हमारे जलसे तो करने दो, हमारी कॉर्नर मीटिंग तो करने दो, हमारे वर्कर्स को तो रिहा कर दो। क्या सबके सभी मुजरिम हैं? तो फिर सजाएं दे दो। सजा भी नहीं देते, काम करने का मौका भी नहीं देते, दफ्तर भी बंद रखे हुए। लेकिन अभी आपकी जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी शुरू हो गई हैं, और अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद आके आप मौजूद मेहमानों से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ साहब दोबारा से ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहे हैं भारत के साथ, और इस पर उन पर तनकीद भी होती है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बात करते हुए 2017 के एहतसाब की बात की, उन किरदारों की बात की, लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की 93 और 99 के वाक़यात पर भी बात की। तो इस तरह के बयानात के बाद जो बिलावल भुट्टो साहब के खदशात हैं कि चौथी बार भी लड़ सकते हैं या वही झगड़ा हो सकता है और उसके इफेक्टिव जो है वो अवाम होंगे। राना साहब,
मियाँ साहब बारहा वही बातें कर रहे हैं जिस पर उन पर तनकीद होती रही है माजी में। देखें, अगर किसी भी मुल्क ने आगे बढ़ना है तो उसको अपनी माजी की गलतियों से सीखना होगा, और अगर आप माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेंगे। देखें, हम समझते हैं कि लोगों को हकायक पता होने चाहिए। 2017-18 में क्या हुआ इस मुल्क के साथ, जो इलेक्शंस हुए उसमें आरटीएस कैसे बैठाया गया, किस तरीके से पनामा को मिसयूज किया गया, किस तरीके से 126 दिन के धरने को स्पॉन्सर किया गया, किस तरीके से हमारे कैंडिडेट्स को भगाया गया और एक ऐसी हुकूमत नाफिज की गई लेकिन माजी में जो हो गया वो तो आप खुद कहा आपने लाहौर के जलसे में कि आपने पाकिस्तान का फ्यूचर देखना है, इकॉनमी आपका सबसे बड़ा एजेंडा है। अब उस पर बात नहीं कर रहे, दोबारा माजी पर, कभी 99, कभी 93 और कभी 2017। नहीं, देखें, उस पे बात होगी, उसी पे इलेक्शन होगा। जो मंशूर है PMLN का वो अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन सारे मौजू कवर किए जाएंगे, मईशत से लेके गुर्बत, महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, हर लिहाज से एक मुकम्मल आगे का लायमल दिया जाएगा और हम उसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन देखिए मियां साहब, जब वो एक माजी की बातें करते हैं तो माजी से सीखने की जरूरत है। और अकाउंटेबिलिटी की जहां बात है, देखें, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम पाकिस्तान में धर्म भरम है। पाकिस्तान की अदालतें बॉटम 10 में आती हैं, तो ये भी एक हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हमने अकाउंटेबिलिटी को जो है वो बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। उसके अंदर वो खाली हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए, वो सबका एजेंडा होना चाहिए। सारी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, उसमें अदारे भी हैं, कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का क्या निज़ाम होना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, ताकि अगर कोई भी बंदा किसी वो अदारे का हो, किसी सियासत से वो बिलोंग करता हो, ब्यूरोक्रेसी का हो, या एक आम आदमी हो, कि अगर वो गलती करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हो जो सब जिसको माने, जिसको कबूल करें। तो ये सारे मौजू के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी भी है, महंगाई भी है, मईशत भी है। ये नहीं कि हमारा फोकस एक एजेंडे पे है, सब एजेंडों को आगे लेके चलना है। और मियाँ साहब, जब माजी की बात हम करते हैं तो माजी हमारा जो तल्ख हकीकतें हैं उसको अगर हम नहीं याद करेंगे और उनसे सीखेंगे नहीं, लेकिन माजी की तलखियों की आप बात कर रहे हैं, मौजूदा टाइम में भी तलखियां ही हैं। और अगर फ्यूचर की बात कर लें तो चीमा साहब, अब मुस्तकबिल में आपको इस तरह का नंबर मिलता है कि आप नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे कि अपोजिशन में बैठेंगे? चंद माह पहले तक हुकूमत में एक साथ थे, लेकिन दोबारा तनकीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर किसी को ये गुमान या तसव्वुर हो कि 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी तो सर किसी भी मतलब कि आपकी जरूरत पड़ सकती है, आप साथ होंगे? सर हम सबके साथ हैं, इस तरह नहीं है। हमारे लिए सबसे अहम चीज सर, सदर आसिफ जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात की है, बड़ी सिंपल बात है। उसमें यह कि तमाम सियासी जमातें बैठे, हाल की घड़ी अपनी अना खुद परस्ती इनसे निकल के, इनसे बालातर होके, जाती मुफादात को छोड़ के पसे पुश डालकर सियासी जमातें, ना सिर्फ सियासी जमातें बैठे बल्कि इदारे भी बैठे और बैठ के कोई एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाइए, जैसे एक पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था जिससे इनहराफ कर गई सिग्नेटरी जमातें कुछ। तो हाल की घड़ी इस वक्त हम सबको अपने अपने मंशूर सबके बड़े अच्छे होंगे, ख्वाहिशात पे भी मैं कोई तनकीद या किसी पे इल्जाम तराशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। माजी को यकीनन सामने रख के, तारीख है ना, तारीख को तो पढ़ना भी पड़ेगा, सबक भी सीखना पड़ेगा, उससे सबक सीख के मूव फॉरवर्ड करना है। ये इन सारी चीजों से बाहर निकल के ही आप पाकिस्तान को इस दलदल में से निकाल सकते हैं ना। लेकिन देखिए, जब हुकूमत साजी करनी थी, आप लोगों ने मिलके मेल मुलाकातें हुई, इत्तेहाद बना, हुकूमत बन गई। अभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर आप बात करें, जरदारी साहब सीरियसली सारी बातों को साथ बैठाएं, उस वाले से मुलाकातें करें, लेकिन अभी भी जो मुलाकातें होती है उसका एजेंडा सियासी ही होता है। सर सियासी ये है क्योंकि ये मौसम सियासी है इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी का भी इसी मौसम में बड़ा बुरा हाल है, आपके सामने है, गरीब को बहुत मुश्किलात का सामना है। सर ये जो एक तसलसल चल रहा है गैर जिम्मेदारी का,
या इसको महसूस ना करने का और या अहलियत की कमी होने का, उसकी तसलसल चल रहा है। इस तसलसल को ब्रेक करने के लिए आज हर किसी ने अपने अपने नजरिए के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन अपना अपना है, उसके बाद बैठे पाकिस्तान ऑपोजिशन को भी। सर मेरे तो 2018 के इलेक्शन के बाद मेरे तो चेयरमैन ने जो अपना पहला खिताब किया था पार्लियामान में, उसमें उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ कि हम हाथ बढ़ाते हैं कि इस मुल्क को इन मसाइल में से निकालने के लिए हम आपका साथ देंगे ऑपोजिशन में होने के बावजूद। ऑपोजिशन आइडियोलॉजी पे या बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो की जा सकती है, मुल्क को आगे चलाने के हवाले से अगर आप रोड़े अटकाने या रुकावटें, लेकिन सिर्फ जो तनकीद है उस पर भी नहीं की जा सकती। राना साहब, तनकीद हो रही है आप लोगों पर, लेकिन आप लोग उस तरह से जवाब नहीं दे रहे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू की थी, पहले वो सुनाते हैं और उस पर आपसे जवाब भी लेंगे कि आप लोग तनकीद का जवाब क्यों नहीं दे रहे उस तरह से। शायद हम फिर मजबूर हों कि हम भी यही जो एक सख्त लहजा उन्होंने अपनाया है वो सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी हम इस्तेमाल करें। कुछ दिनों पहले तक तो ये हमारा ख्याल था कि ये एक इंतखाबी सियासत की हल्की फुल्की मौसीकी है, लेकिन अगर उन्होंने ये वतीरा अपना लिया है कि उनका पक्का राग बन गया सर, हल्की फुल्की मौसीकी नहीं है सर। हाँ, अभी तक तो पार्टी की आदत यही हिदायत है कि इसको खद्दा पेशानी से सुना जाए, लेकिन अगर यही बयानिया रहेगा फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसका फिर जवाब भी आना शुरू हो जाएगा। राना साहब, ये आपने सुना, ये एक पक्का राग बन चुका है नून लीग पर जो तनकीद का है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उस तरह से। देखिए, मैं समझता हूं कि ये खुर्रम साहब ने बिल्कुल जो बात की उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं समझता हूं कि अवाम भी देख रही है, अवाम जानती है कि जब 16 माह आप इक़्तिदार के अंदर हमारे साथ शामिल थे तो तब आप तारीफें करते थे, तब आपने कैबिनेट की मीटिंग में डिसेंट नहीं किया किसी फैसले से, लेकिन आज आप इलेक्शन में हैं तो कहते हैं कि ये महंगाई पार्टी है, इसने महंगाई की। और जो फैसले आपने काबीना में मुशावरत के साथ जिसमें आप शामिल हुए नहीं है, और जहां आप पहले एक वजीर आजम की तारीफें करते थे, आज आप जाके तनकीदी जितनी तोपें हैं आप उनका रुख जो है आप PMLN की तरफ कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि पार्टी के लिए बेहतर है कि इनको अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना करें तो वो बेहतर है, क्योंकि अवाम ये तमाशा देख रही है। दूसरा, देखें जो बाकी कसर रह गई थी वो जरदारी साहब ने निकाल दी, क्योंकि जो 4P है जिन्होंने टिकटें देनी है, जो कि मेन पीपल्स पार्टी है, उसने तो कह दिया कि बिलावल भुट्टो अंडर ट्रेनिंग है और उनको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस नहीं है। और उन्होंने जो मामला थे कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के, उनकी भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड, आज लेवल प्लेइंग फील्ड पे भी बात हुई है। फरदौस शमीम नकवी साहब, आप सबसे बड़ा मुतालबा आपका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मरियम साहिबा ने कहा कि मियाँ साहब के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन 11 साल उन्होंने एग्जाइल में गुजारे, जेल काटी। क्या इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी चाहिए? जी, मैं एक चीज बताता हूं आपको, अवाम का भी और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक शेर में कह देता हूं, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, फिर किसी से गिला करे क्यों कोई। हमें अब कोई इस निज़ाम से तवक्को नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है, इन जमातों से कोई तवक्को नहीं। ये बात करते आ रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। 5 साल किसी ने इन्हें रोका था कि अपना वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी असेंबली में ले आए और उस पर बहस करें। नहीं कर सकते तो अवाम में बहस करें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर ना हो जाती अगर इनका चार्टर ऑफ इकोनॉमी इतना ज़बरदस्त था? और जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये लेके आना चाहते थे, जो हम इनसे बात नहीं कर रहे थे, वो अपने 16 माह में आजमा के दिखा देते कि देखो ये चीज़ हम पेश कर रहे थे। और इस नादिर नुस्खे को, जिसमें तमाम अमराज का हल है, जो इस वक्त भी ये छुपाए बैठे हैं कि अगली दफ़ा देंगे, उसका ट्रेलर ही दिखा देते हैं अवाम को 16 माह में। अब अवाम ने चख लिया है, देख के चावल चख लिए हैं, उन्हें पता चल गया कितनी अहलियत है, कितनी काबिलियत है, कौन कितना अहल है और कौन कितना नाअहल है, किसने इस मुल्क के साथ वफा की, कौन बेवफा है। अब किसने कैसी बातें कर रहा है, इसका फैसला सिर्फ अवाम के हाथ में। एक चीज और मद्देनजर है, जिस मुल्क में आईन ना हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस मुल्क में आईन नहीं है, और जब आईन पमाल हो रहा था, जो लोग
इस वक्त अपने आप को बड़ी बड़ी पार्टियां और 2/3 की उम्मीद लिए बैठे हैं, वो या खामोश थे या इस आइन की पामाली का हिस्सा थे। जब तक इस मुल्क के अदारे मजबूत नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप अदारों की मजबूती की बात कर रहे हैं, आपकी ही कबीरा थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, जो 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल सामने आया, आज उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। जुबैदा जलाल साहिबा जो है उन्होंने भी बयान दिया है कि मना किया गया, बताया गया कि नहीं करें, ये कौमी असासा है, इसको इस तरह से ना जाने दें, लेकिन उस टाइम आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। जी मुझे तो वो केस अगर आप समझा दें या कोई हजरात समझा दें, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा मशरिक बैंक ने रसीदें जमा करा दी कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आ चुके, यानी अदालत के खजाने में आए हैं, और उसमें से 600 जो है करोड़ रुपया जो है सिंध हुकूमत को भी दिया है अभी पिछले हफ्ते। जरा बताएं खुर्द-बुर्द हुआ कहाँ? जब पैसे पूरे बैठे हुए हैं तो यानी 190 मिलियन पाउंड का तो स्कैंडल नहीं होगा, वो स्कैंडल का अमाउंट। लेकिन वो जिस तरह और जहां पर आने थे वहां नहीं आए, उसके बदले में जिस तरह से जमीन ली गई अल कादिर ट्रस्ट के लिए, उसके ट्रस्टी कौन कौन बने, वो सूरत हाल आपके सामने है। ओके, कहाँ आने थे? हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कोई हुकूमत हिंदुस्तान है? लेकिन उसके बदले में जो चीजें ली गई वो सारी चीजें देखे ना कि कौन उसका बेनिफिशियरी बना। नहीं, अच्छा एक मिनट, कौन सी चीजें ली गई? अल कादिर ट्रस्ट की जो जमीन है वो ली गई, उसको बनाने के लिए जिस तरह से पैसा लिया गया, उसके ऊपर नैब तहकीकात कर रहा है। नहीं, कितनी कीमत है? पहले अमाउंट तो आइए ना, 190 से उस अमाउंट पे तो आइए कि जी जमीन की कीमत कितनी है। दूसरी है वो जाती इस्तेमाल में आ रही है। ये जवाब आपने नैब में देने हैं। वो तो हम दे देंगे, हम वहां भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को भी नजर आ रहा है। जब यहाँ मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, प्लीज नोट कीजिए जी, पाकिस्तान फौज हुकूमत पाकिस्तान का एक अहम जुज़ भी है, सुतून भी है। लेकिन अगर पाकिस्तान को मजबूत होना है तो पाकिस्तानी फौज को भी दूसरे इदारों को मजबूत होने देना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंटली जुडिशरी को नहीं फंक्शन करने देगी, पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो अपनी मुदाखलत रखेगी तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की मईशत से वो फौज और फौजी इदारों के लिए बेगुनाह फायदे उठाती रहेगी और प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो हैं, और ये इसके साथ कह रहा हूं कि एक मजबूत फौज के बगैर पाकिस्तान का गुजारा भी नहीं है। पाकिस्तान की मजबूत फौज होना जिन हालात में हम गुजर रहे हैं वो भी जरूरी है। इसलिए सबसे पहला काम जो करना चाहिए जब भी किसकी हुकूमत आएगी वो है एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रीडिफाइन योर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर आर्मी को वो रोल दें जो उनकी इस वक्त मुदाखलत के मुताबिक हो या जितनी मुदाखलत जायज हो उसके मुताबिक हो। ये नहीं हो सकता कि उनकी साइज और स्ट्रेंथ और उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर ना रखा जाए। उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर से पहले पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखा जाए। ठीक हो गया, चले अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं ना, ब्रेक के बाद मजीद टॉपिक से बात करते हैं। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन में सिर्फ 61 रोज़ बाकी हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वजारत दाखिला ने बताया कि सीरियस नोयत के थ्रेट्स हैं। सियासी जमातें
ग्राउंड में मौजूद है, कंपेन कर रही हैं, बिलावल भी KPK में है, आज मरीम साहिबा ने भी जलसे किए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं तो कंपेन चलाना कितना आसान होगा और कौन सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? चीमा साहब आप ये बताइएगा, आपकी क़यादत जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो सीरियस नौयत के थ्रेट्स भी रहे, तो अभी इसी नौयत के थ्रेट्स का दोबारा से इजहार हो रहा है, ऑल्दो मौलाना के लिए है, तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कंपेन चलाना कितना आसान होगा? तो भले मौलाना के लिए हो, किसी और सियासी लीडर या कारकुन के लिए हो या उम्मीदवार के लिए हो, तकलीफ दह चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। हम और ये मैं दिल से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने भुगता, हमें थ्रेट से, ओपन थ्रेट से, लेकिन उसके बावजूद हमारे कायदीन ने, शहीद बीबी ने मतलब लैंड किया है, कराची लैंड किया है, साने कारसाज क्या था सर, और उसमें हमारे बेतहाशा जालियां शहीद हो गए। लेकिन उसके बावजूद और शर्त क्या थी कि कैंपेन ना कर या मुल्क से वापस चली जाओ। अपनी जान हथेली पे रख के सर बीबी शहीद ने वो कैंपेन किया। उसके बाद आपके सामने 27 दिसंबर को तो इंतहाई बाइस तकलीफ है। और फिर अगला अलमिया ये है कि ये शहादतें कभी रायगाह नहीं जाएंगी, ये खून कभी रायगाह नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी ने हमारा तो हिस्सा है, हमारे खून का हिस्सा है इस जमहूरियत को मजबूत करने की खातिर, लेकिन अल्लाह ना करे कि किसी के पे वो गुजरे जो हमारे पे बीती। इस चीज को ये देखें, कुछ चीजें स्टेट की जिम्मेवारी है और कुछ चीजें अवाम की जिम्मेवारी है। स्टेट को ऑब्लिगेशंस है, वो करनी चाहिए, दोनों साइड्स डिफाइन है। आइन में भी चीजें लिखी हुई हैं, आइन को रीडिफाइन करने की कतई जरूरत नहीं है। उसमें किसी का रोल डिफाइन, सारा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उसको आसान तरीके से सबने अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। तो रियासत की जिम्मेवारी है हिफाजत देना। उसमें अगर आप ये कहें कि और इन दिनों में आकर अगर यह देखिए सवालिया निशानात उठते कहां पर है, मतलब मैं लाडले का लफ्ज या ये सारा नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन फेवरेटिज्म पब्लिक को, जैसे PMLN के यहाँ पे तशरीफ फरमाया, वो कहे थे कि जी लोगों को समझ लग रही है, लोगों को सब कुछ समझ लग रहा है। जब ये चीजें इस मौसम में आएंगी, सियासी मौसम की बात कर रहा हूँ, सर्दी गर्मी की नहीं कह रहा, कि किसी को थ्रेट आ जाएगा, किसी के लिए सरकार भाग पड़ेगी, एयरपोर्ट पे जाके फैसिलिटेट करेगी, किसी को तकसीम इनामात की शक्ल में बलोचिस्तान अता कर दिया जाएगा, कराची की जमातें आ जाएंगी, यहाँ की आ जाएंगी, मतलब जो जो कुछ क्रिएशंस थी वो सारी की सारी क्रिएशंस एक झोली में। मतलब आपके गुस्से की असल वजह यही है कि वो जो साबका लोग आपके साथ थे अब वो सारे नून लीग की तरफ चले गए, असल गुस्से की रीजन यही है? नहीं, इसमें सिर्फ एक जो तकलीफ है ना, मैं आपको खुल के बता देता हूँ। तकलीफ ये है कि जैसे साहब ने फरमाया कि वोट को इज्जत दो का बयानिया हमारा आज भी मौजूद है। ये तजाद है वोट को इज्जत देने के हवाले से। तो उस चीज पे तकलीफ है कि एक गल कर लो, एक चीज पे स्टिक कर जाए आप अंदर से, अगर जो भी आपकी सोच है हमें उस पर कोई इतराज नहीं, पसंदीदगी अगर आपको मतलूब है तो हमें तो अवाम की मकबूलियत मतलूब है ना, तो हम इसलिए उनके साथ हैं। चेयरमैन KP में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार तादाद में बड़ी एनर्जेटिक जलसे और बाकी सारा कुछ। सर बाहर निकलना पड़ेगा, अगर अवाम दरकार है बिल्कुल तो बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी एक अहम मसला है। राना साहब, जिस तरह के थ्रेट्स वजारत दाखिला ने बताए हैं, तो इन हालात में कंपेन चलाना कितना आसान होगा? देखें, किसी के लिए ये बड़ा अनफेयर है कि उसको ज़िंदगी और मौत की थ्रेट्स हों और उसको निकलना पड़े, और ये हमले हुए JUIF के ऊपर, तो ये वाकई सीरियस मामलात हैं और हमारी हमदर्दी उनके साथ है। और हम समझते हैं कि बिल्कुल जिस तरह कहा गया कि ये रियासत और केयर टेकर हुकूमत जो है इस वक्त और ECP है, उनको चाहिए कि इनके साथ बैठें, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और उनको ये माहौल पैदा किया जाए कि उनको ये थ्रेट्स अवेलेबल ना हो
कि वो फील करें कि जिंदगी जान के खतरे में हमें ये कैंपेन चलानी पड़ रही है। तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। ये जिम्मेदारी रियासत उनके साथ बैठे, उनको मुतमईन करे और उनको इलेक्शन कैंपेन वाला माहौल दे जहां वो आज़ादाना तरीके से बगैर किसी थ्रेट के वो अपनी कैंपेन लीड करें। देखिए, मैं यहाँ फिर सिर्फ ये इतनी सी बात मैं बताऊंगा कि हम इस चीज़ को रद्द करते हैं कि हमें कोई मावनत मिल रही है या हमें मावनत चाहिए है, या हम समझते हैं कि ये इसके साथ जमहूरियत आगे बढ़ सकती है। हम तो ये सारे जो इल्ज़ामात हैं ये इल्ज़ामात हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोई अदारा कुछ ऐसे कर रहा है तो आप उस अदारे से पूछें। हम तो इसको डिनाई कर रहे हैं और वेहेमेंटली डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें ऐसी ज़रूरत है। तो बाकी देखें, बिला वजह इल्ज़ामात लगा के और कोई शवाहिद ना देना और फिर एक माहौल को ख़राब करना, मैं समझता हूँ बड़ा वीक नैरेटिव है, बहुत कमजोर नैरेटिव है पीपल्स पार्टी का। और इस पे इनको वोट नहीं मिलने लगे कि इस नैरेटिव की बुनियाद पे ये वोट ले लेंगे। लोगों ने तमाशा देखा है कि किस तरीके से आप एक हुकूमत के हिस्से थे, तब आप तारीफें करते थे, और आज आप जो है वो सारे तोपों के रुख किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जरदारी साहब ने जो कोशिश की, उन्होंने काविश की इंटरव्यू से कि इस बयानिए को तब्दील किया जाए, लेकिन बिलावल साहब आज भी उस पर खड़े। इसका नुकसान उनको पहुंचेगा क्योंकि अवाम इसको नहीं जो है वो लेगी। जहां तक बात देखें पीटीआई की है, पीटीआई के पास एक जमहूरियत का रास्ता मुयस्सर था। वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, वो केपीके की हुकूमत चलाते, पंजाब की हुकूमत चलाते। उनकी सियासत आज और कहीं और होती, वो किसी और सिचुएशन में होते। उन्होंने तसादम का रास्ता लिया, उन्होंने झूठ और प्रोपेगेंडे का रास्ता लिया, आलमी साजिश, अमेरिकन कंस्पिरेसी, मीर जाफर, मीर सादिक, 9 मई के वाकयात, आज ये इस वजह से ज़ेरे अताब हैं। ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं कि जमात को इन्होंने कहां लाके खड़ा किया। और जब ये कहते हैं कि आइन की पासदारी होनी चाहिए है, तो जब आरटीएस बिठाया जा रहा था तो आइन की पासदारी हो रही थी। जब आप नैब के चेयरमैन को इस्तेमाल करके, उसकी नाजेबा वीडियोस को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को जो है रगड़ा दे रहे थे, तब आइन की पासदारी हो रही थी। जब नो कॉन्फिडेंस हुआ और ये जरा नकवी साहब से पूछ लेते हैं। नकवी साहब, देखिए, पीपल्स पार्टी का टारगेट नून लीग है, नून लीग ने आपको टारगेट किया हुआ है अभी तक। यहाँ प्रोग्राम में भी आप पर ही जुमले कस रहे हैं। बता दें जरा कि क्यों आपने सारे मामला केजी, क्यों असेंबली से बाहर आ गए? बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को जो लोग बेवकूफ़ समझते हैं वो समझते रहे। वो समझते हैं कि जो अदालतों से, यह भी किसी साहब ने पीपल्स पार्टी के थे कहा, एवन फील्ड, पनामा का मसला, भाई एक मसला नहीं है, ये बार बार मसले आ रहे हैं। इसाक ढार का मसला आया, गवाह बने, सरकारी गवाह बने, गवाही से फिर गए, केस दोबारा खुला, बड़े दिनों बाद खुला, पाकिस्तान की अदालती तारीख तब्दील की गई। पनामा का केस हम नहीं लेके आए, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से, किस तरीके से एवन फील्ड अपार्टमेंट का जिक्र हुआ, उसके ऊपर नवाज शरीफ और उनके औलाद जो है उन्हीं ने क्या क्या बयानात दिए। उसके बाद खुद नवाज शरीफ साहब ने क्या बयानात दिए असेंबली में कि मैं एक एक चीज़ की मनी ट्रेल दूंगा। और आखिर में जिस तरह हेलीकॉप्टर केस में हुआ, हुदैबिया पेपर मिल में हुआ, तो पनामा में भी वही कतरी का खत आया। लेकिन वो कहते हैं हमें तो अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। जिस निज़ाम में चल रहा है, जो कह रहे थे ना आइन के अंदर तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, मैं उनके लिए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीम टू बी डन। सेकेंडली, एक कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन लिखे हुए हैं। आपकी आज 3 असेंबलियाँ तहलील हो चुकी और तीनों असेंबलियों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन ये कहते हैं कि आइन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जी पहले इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे थे सूबे में कि अगर सूबे में इलेक्शन हो गए और ख़ास तौर पे पंजाब में इलेक्शन हो गए तो उस इलेक्शन का असर जो है कौमी इलेक्शन पर आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि दोनों इलेक्शन साथ होने चाहिए। लेकिन आइन तो ये नहीं कहता, तो आइन में तब्दीली की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत गरीब होती जा रही है, लेकिन सूबे जो है वो NFC अवार्ड को दोबारा हमें रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। NFC अवार्ड से जरिए सूबे को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन सूबा जो है
वो बल्दियाती निज़ाम के लिए पैसे मख्तसी नहीं करता। मतलब कि आप और नून लीग 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के हवाले से एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं। नून लीग का भी कम से कम यही मौक़िफ़ है। क्या चीज कि पीएफसी अवार्ड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए होना। और सिर्फ ये नहीं है कि पीएफसी अवार्ड होना चाहिए। आप ये बताइए कि लोकल बॉडीज के निज़ाम में आइन में सिर्फ 2 सतर है। 2 सतर है। क्या सतर है? कि हर सूबे के अंदर एक बल्दियाती निज़ाम होगा जो बाख्तियार होगा। क्या किसी सूबे में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम दिया गया? लेकिन आइन में तो कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। ये कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे? ये उसके बाद है कि 18वीं तरमीम जिसमें बड़ी अच्छी तरमीम की गई। ये कहना कि पूरी 18वीं तरमीम खराब है, गलत है। 102 आर्टिकल्स चेंज किए गए। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने बैठ के मेहनत की और तब्दील किया। लेकिन जितनी सारी तब्दीली के उसके जो नताइज थे वो क्या मिले? नहीं मिले। तो इस मुल्क को इन चीज़ों को जो है ड्रामाई अंदाज के साथ डील नहीं करना चाहिए। इसके अंदर हकीकत पसंदाना रवैया रखे हम सब पाकिस्तानी। लेकिन नकवी साहब ये देख रहा कि आप बल्दियाती इदारों की बात कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। आपकी भी गवर्नमेंट थी, पंजाब में बल्दियाती इदारे थे, आपने तमाम बल्दियाती इदारे जो हैं उनको मजूल कर दिया था। तमाम सियासी जमातों का बल्दियारों को लेकर रवैया एक जैसा ही दिखाई देता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।